नमस्कार। आज हम उद विकास के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र में है। इसे प्रस्तुतकर्ता श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत में यदि हम बात करें तो उद विकास एक प्रक्रिया के रूप में होती है। 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक में उद विकास को बताया है, जिसमें प्राणियों के उद विकास को दर्शाया, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। अब तक यह धारणा चली आ रही थी कि पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सृष्टि ईश्वर ने की, किंतु डार्विन ने कहा कि प्राणियों का उद विकास सरलता से जटिलता एवं समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। प्रारंभ में जीव एक कोशिकीय थे, धीरे धीरे उनकी शरीर रचना में परिवर्तन हुआ, उनमें भिन्नता आती गई और विभिन्न अंग पृथक हुए। प्रारंभ में जीव बहुत सरल प्रकार का होता है, उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले रहते हैं कि उन्हें स्पष्टता के साथ न तो पहचाना जा सकता है और न ही पृथक किया जा सकता है, परंतु धीरे धीरे उनके अंग पृथक होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक भ्रूण मांस का पिंड होता है, धीरे धीरे उनमें आंख, कान, हाथ, पैर इत्यादि अंग पृथक पृथक रूप में नजर आने लगते हैं। अर्थात पहले भ्रूण जो है एक मांस का पिंड के रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें उद विकास होता है और शरीर के विभिन्न अंग, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान सभी अलग अलग पृथक पृथक रूप में दिखाई देने लगते हैं। जहां तक सामाजिक उद विकास की बात करें तो इसी के अंदर यह प्रोसेस चली आ रही है। ये सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, जैसे पेट खराब होने पर शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं। अब देखिए, शरीर के विभिन्न इकाइयां, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन जब हाथ में दर्द होता है तो शरीर जो है पूरा कार्य करना बंद कर देता है, या कोई आंख में खराबी है तब भी शरीर में दिक्कत आती है, पैर में लगी है तब भी पूरा शरीर प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब यही है, किसी एक इकाई में यदि परिवर्तन होता है तो पूरे शरीर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी उसको प्रभावित करता है। डार्विन के उद विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को है, जिन्होंने अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज एवं सावयव में सादृश्यता स्थापित कर सामाजिक उद विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्पेंसर का मानना है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता व समानता से जटिलता व भिन्नता की ओर हुआ है। किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, समाज की विभिन्न संस्थाएं अलग अलग रूप से प्रकट हुई, पृथक रूप से दिखाई देने लगी, और उनकी संस्थाएं विभिन्न रूप में, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी संस्थाएं अलग अलग दिखाई देने लगी। उनमें कार्य विभाजन भी पैदा हुआ तथा विशेषीकरण की प्रक्रिया पनपी। प्रारंभ में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन के पास थी। जैसे हम ये कहें कि राजा है, प्राचीन समय में राजा के पास में अर्थात कानून भी वही बनाता है, कानून को लागू भी वही करता है और न्याय भी वही करता है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती थी। लेकिन वर्तमान समय में ये व्यवस्थापिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का अलग है, न्यायपालिका का अलग है, अर्थात पृथक पृथक रूप से कार्य
इनका हो गया, श्रम विभाजन कर दिया गया और इनके लिए अलग अलग संस्थाएं या संगठन बने। जहां तक समाज व संस्कृति के उद्विकास की बात है तो प्रसिद्ध मानव शास्त्री L.H. मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर बताए हैं। मॉर्गन ने यह अपने अध्ययन के अंदर 3 स्तर बताए, जिसमें जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। इन 3 अवस्थाओं पर अपनी बात रखी। जैसे जंगली अवस्था है तो इस समय मानव का जीवन कष्टपूर्ण, संघर्षपूर्ण था। मानव भोजन एवं निवास की खोज में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, कंदमूल खाता था, फिर उसने आग जलाना सीखा, छोटे छोटे झुंड में रहने लगा और तीर धनुष का आविष्कार किया। मानव ने पत्थर के हथियार एवं औजारों का भी इस अवस्था में निर्माण कर लिया था। देखिए, जंगली अवस्था में व्यक्ति घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। वह चारों तरफ जो है घूमता था। उसके पास न तो भाषा थी, केवल इशारों के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से समझते थे, बातचीत करते केवल इशारों के माध्यम से और विशेष आवाज के माध्यम से बात कर। लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका जो जीवन है वो बड़ा कष्टमय था। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, उन दिनों में जो है उनको काफी दिक्कत होती थी। जहां तक भोजन की बात थी, वो कंदमूल खाता था। यानी आज के समय में उतना ज्ञान नहीं था, पहले उस समय ज्ञान नहीं था जो कि आज के समय में है। फिर उसने आग जलाना सीखा, यानी फिर धीरे धीरे उनमें ज्ञान बढ़ता गया। आग जलाना सीखा और झुंड में रहने लगा, तीर धनुष का आविष्कार किया और पत्थर के हथियार, औजार भी बनाए। दूसरी अवस्था आई है बर्बर अवस्था। इस अवस्था में मानव ने बर्तन बनाना जान लिया, संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ। मानव ने पशुपालन एवं कृषि कार्य प्रारंभ किया। लोहे को गलाकर उसने औजार बनाना भी इसी अवस्था में सीखा। इस अवस्था को धातु युग भी कहते हैं। देखिए, बर्बर अवस्था में जो है मनुष्य, अब जंगली अवस्था में तो पशुओं का शिकार करता था, लेकिन बर्बर अवस्था में वो देख रहा है कि जिन पशुओं को वह शिकार कर रहा है वह पशु उसके लिए लाभदायक है। परिणाम स्वरूप वो पशुओं को पालने भी लगा और धातु का भी आविष्कार इसी काल में हुआ। बर्तन बनाना सीखा, धातुओं से औजार बनाया जो काफी मजबूत और शक्तिशाली होते थे। और चूंकि इस बर्बर अवस्था को धातु युग भी कहते हैं। तीसरी अवस्था आती है जो आज की अवस्था है, वो है सभ्य अवस्था। इस अवस्था में लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। नगरीय सभ्यता का उदय, व्यापार वाणिज्य का विस्तार, कला व शिल्प कला का विकास हुआ। इसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पनपा। मॉर्गन ने औद्योगिकरण के कारण आधुनिक, जटिल एवं नगरीय सभ्यता का उदय इसी अवस्था से माना है। जैसा कि सभ्य अवस्था में लेखन कला जो है वो अस्तित्व में आई, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ और नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। आर्थिक जीवन के उद्विकास की बात करें तो इसके भी 4 स्तर है। नंबर 1, शिकार करने व भोजन एकत्रित करने का स्तर। मानव शिकार करके कंदमूल, फल, पत्ते, साग, सब्जियां आदि एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। यानी मानव की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हालांकि उस समय कपड़े जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पेड़ की छाल से अपने शरीर को ढका जाता था और शिकार जो है करके अपना भोजन ग्रहण एकत्रित करता था। यहां तक कि कुछ साग सब्जियां है उसका भी वह उपयोग करता था। दूसरा है चरागाह स्तर। मानव ने शिकार के बजाय पशुओं का पालन पोषण करने लगा। यानी इस अवस्था के अंदर जो है मानव में ये ज्ञान आया कि पशु उसके लिए लाभदायक है। परिणाम स्वरूप पशुओं को वह पालने भी लगा, उसका पालन पोषण करना लगा। जैसा कि कुत्ते की यदि हम बात करें तो वह आदिम समय से ही मानव का सहयोगी रहा है। तीसरा स्तर है कृषि स्तर। मानव ने बीज बोकर पेड़ उगाना प्रारंभ किया। इस समय भूमि ही संपत्ति थी। यानी कि अब धीरे धीरे मानव ने जो है
बीज के बारे में जानकारी हासिल की, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और वह ये देखने लगा कि किस बीज से कौन सा पेड़ अस्तित्व में आता है, तो इसके बारे में भी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक स्थिति और होती है कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी ज्यादा जमीन होती थी उसकी स्टेटस ऊंची मानी जाती थी। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को जिसके पास में अधिक भूमि है वह समाज का शक्तिशाली जो है वर्ग है। चौथा, औद्योगिक स्तर। मानव ने मशीनों एवं विज्ञान के सहारे उत्पादन के अनेक यंत्रों का निर्माण किया। देखिए, औद्योगिक स्तर में बड़ी बड़ी मशीनें, कल कारखाने स्थापित हुए जहां एक मशीन के द्वारा हजारों व्यक्तियों का काम किया जा सकता था। कम समय में अधिक उत्पादन की व्यवस्था इसी औद्योगिक स्तर में होने लगी। पारिवारिक जीवन का उद्विकास की यदि हम बात करें तो इसमें समरक्त परिवार, यानी कि ऐसे परिवार जो एक ही ब्लड रिलेशन से हो और विवाह भी उसी ब्लड रिलेशन से होते हैं, तो ऐसे परिवार को समरक्त परिवार कहा जाता था। लेकिन ऐसे परिवार बहुत कम ही थे, क्योंकि राजा महाराजा जो है उस समय रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए वो दूसरों से विवाह नहीं करके अपने ही पारिवारिक रूप में करते थे। समूह परिवार, यहाँ एक समूह का दूसरे समूह के साथ पारिवारिक संबंध होना। इसमें जैसे गोत्र है या कोई भी समूह है, लड़कों का एक समूह है, लड़कियों का एक समूह है, इसके साथ में विवाह समूह परिवार कहलाता है। इसी तरह से सेंडेस्नियन परिवार भी इसके बाद में अस्तित्व में आया। और पितृसत्तात्मक परिवार, जो सत्ता पिता की ओर से होती है, यानी माताओं के नाम से नहीं, पिता के माध्यम से मानी जाती है, अधिकार पिता का होता है, तो पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आए। और फिर आज के समय में जो है वो एक विवाही परिवार, अर्थात केवल परिवार के जो सदस्य हैं अब वो बहुपति प्रथा या इस तरह का नहीं होकर के केवल एक विवाही परिवार अस्तित्व में आया। कला का उद्विकास की बात करें तो इसमें H.C. हैडन ने अपनी पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ आर्ट, कला का उद्विकास, जिसमें प्राकृतिक, प्रतीकात्मक एवं ज्यामितीय स्तर से बताया जाता था। प्रारंभ में मानव ज्यों का त्यों प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करता था, फिर प्रतीकों के माध्यम से और फिर रेखा चित्रों के माध्यम से कला का प्रदर्शन किया गया। इसमें यह कहा गया कि जब मनुष्य पहले, जैसे हमें कई ऐसे भग्नावशेष भी मिले हैं, ऐसी कंदरा है जहां पर प्राचीन समय में व्यक्ति के द्वारा चित्रकारी की गई थी, जैसा उसने पशु पक्षियों को देखा उसका वैसा ही चित्रण कर दिया गया। लेकिन जब इसका उद्विकास की बात करें तो अब ज्यामितीय स्तर पर, यानी व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि उसने क्या बनाया है, ऐसी क्या चित्रकारी की है। तो ये कला का उद्विकास है। धर्म का उद्विकास, इसमें E.B. टाइलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है। प्रारंभ में मानव प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक देवता की कल्पना की, इससे बहुदेववाद का जन्म हुआ। आज यह धारणा प्रचलित है कि ईश्वर एक है, उसके नाम व स्वरूप अलग अलग है। देखिए, जब मनुष्य के पास में कोई ज्ञान नहीं था, आंधी आती थी, बाढ़ आती थी, भूकंप आता था, ज्वालामुखी आता था, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति डरने लगा। परिणाम स्वरूप इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के समक्ष व्यक्ति नतमस्तक हुआ और उनकी पूजा करने लगा, जैसे जिसको हम प्रकृति पूजा भी कहते हैं। यह केवल भारत में नहीं अपितु मिस्र में भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है, प्रकृति पूजा का। तो यहाँ बहुदेववाद, जैसे अग्नि की पूजा कर रहा है, जल की पूजा कर रहा है, कुएं की पूजा कर रहा है, नदियों की पूजा कर रहा है, समुद्र की पूजा कर रहा है, तो सबकी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनकी पूजा करता है। फिर बाद में इससे क्या बहुदेववाद की कल्पना की गई और अंत में आज ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईश्वर एक है। जिस प्रकार नदियां अलग अलग है और उस अंत में जाकर के समुद्र में मिलती है, ठीक उसी प्रकार से धर्म अलग अलग है, देवता अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सार उनका एक ही है। ईश्वर एक है और उसके नाम व स्वरूप अलग अलग है।
आज तक बस इतना ही।